हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम एक नए चैप्टर को चालू करने वाले हैं, अध्याय 3। आपके अध्याय 3 का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी विषय का हो, केवल मैं गणित की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी विषय का हो, सबसे पहले आप उसमें देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आप उसका पूरा तैयार कर लेंगे सूची कि क्या पढ़ना है, तब आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा पार्ट है और बहुत ही जल्दी वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और फिर ये चीज हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए नाम को देखते हैं। देखिए लिखा है क्या, एक चर का द्विघात समीकरण। द्विघात यानी क्या होता है, इसके अर्थ को हम समझते हैं। समीकरण तो आपने पहले भी पढ़ के रखा है अध्याय 2 में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण। जिसमें चर और अचर पद होते हैं और दो पक्ष होते हैं, हम उसको समीकरण कहते हैं। द्विघात का मतलब क्या होता है, अब उसको समझते हैं। देखिए द्विघात, द्वि यानी क्या होगा, दो, यानी वह समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होगा, दो होगा। कैसे अधिकतम घात दो होगा, उसको लिखेंगे उदाहरण, साथ ही साथ हम इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या, एक चर, एक चर मतलब एक ही चर नहीं, एक प्रकार का एक जैसा चर। बच्चा यहाँ क्या कंफ्यूज होता है, देखिए एक मैं द्विघात समीकरण का उदाहरण लिख रही हूँ। मान लीजिए आपके पास है 3x का घात 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर में क्या लिखा है, 0। ये किसका उदाहरण है, द्विघात समीकरण का उदाहरण है। कैसे द्विघात समीकरण हुआ, देखिए मैंने अभी बोला द्वि यानी होता है क्या, दो, यानी वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या होगा, दो होगा। अब घात क्या है, देखिए जो भी चर राशि होगा, चैप्टर का नाम है एक चर, तो बच्चे लोग कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मैडम यहाँ तो दो चर दिख रहा है, देखिए एक यहाँ भी और एक यहाँ भी है। तो एक चर का कहने का अर्थ ये है कि एक ही प्रकार का होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होगा, यहाँ अगर y लिखा है तो यहाँ भी y ही होगा, यहाँ z है तो यहाँ पर क्या होगा, z ही होगा। तो ये क्या है, एक ही प्रकार का चर जो है क्या, एक चर का द्विघात। अब जो भी चर होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, उसका अधिकतम घात कितना होगा, दो होगा। देखिए यहाँ पर इस x में कोई भी संख्या यहाँ ऊपर में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कितना है, इसके घात में एक है, और यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, दो है। तो इसमें अधिकतम घात कितना हुआ, दो हुआ। इसीलिए हम इतने को पूरे को एक साथ में क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। इसी का एक और नाम क्या होता है, वर्ग समीकरण भी होता है। प्रश्न कई बार द्विघात समीकरण कर पूछ देगा, कई बार क्या पूछ देगा, वर्ग समीकरण, कि निम्न वर्ग समीकरण करके वो प्रश्न को लिखेगा। तो याद रखिएगा वर्ग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या के घात में दो होता है, जैसे 5 के घात में 2, 6 के घात में 2, x के घात में 2, y पर घात में 2, तो हम जानते हैं कि घात 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। इसी कारण इसको वो किस नाम से बोल रहा है, वर्ग समीकरण के नाम से बोल रहा है। अब देखिए ये है आपका चैप्टर, एक चर का द्विघात समीकरण बोलिए या फिर वर्ग समीकरण बोलिए। अब इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है आपको, सबसे पहले हम उसका लिस्ट देखते हैं, सूची देख लेते हैं, पढ़ना क्या क्या है तो दिमाग में सेट हो जाएगा। द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण। देखिए इस वर्ग समीकरण चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करने के लिए मिलेगा, मूलों का योगफल एवं गुणनफल। मूलों का योगफल एवं गुणनफल। प्रश्न कैसा होगा, पहले उसको हम समझते हैं। देखिए पहले आपके पास में एक ऐसा वर्ग समीकरण दिया हुआ होगा, वर्ग समीकरण दिया होगा, पूछेगा कि इस वर्ग समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे मूलों का योगफल ज्ञात किया जाता है, कैसे उसके गुणनफल को ज्ञात किया जाता है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है हमें। तो देखिए
ऐसा एक वर्ग समीकरण होगा, उसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि निम्न वर्ग समीकरण का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक दूसरा प्रश्न होगा, वर्ग समीकरण दिया होगा, पूछेगा कि इसका विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक, इसी का एक और नाम होता है क्या? विविधकर नाम होता है। किसका? विभेदक का। कभी वो विभेदक करके पूछता है, कभी विविधकर कर कर भी पूछ देता है कि निम्न वर्ग समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए, या फिर निम्न वर्ग समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए? विविधकर ज्ञात कीजिए। एक तीसरा चीज आपको इसमें ये ज्ञात करना होता है क्या? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात कर कर बताना होता है। देखिए, मूलों का योगफल गुणनफल अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, ये अलग अलग प्रश्न है। हमें सबको पढ़ना है, सबको सीखना है बारी बारी से। एक वर्ग समीकरण होगा, या बोलेगा इसकी मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, या फिर उसका विभेदक या विविधकर, दोनों एक ही चीज होता है। कभी इस शब्द को लिखता है, कभी इसको लिखता है। या फिर वो क्या बोलेगा? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या फिर वो और एक लिखेगा क्या? मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। ये जो मूल है, इसका भी एक और नाम है। मूल का और एक नाम क्या होता है? शून्यांक भी होता है। वो शून्यांक करके भी बोल सकता है, वो मूल करके भी लिख सकता है। यहाँ पर मूल जहाँ लिखा है, वो क्या लिख देगा? शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख देगा निम्न वर्ग समीकरण का विभेदक, इसमें मूलों की प्रकृति, और ये जो मूल है इसी में वो क्या लिखेगा? निम्न वर्ग समीकरण का शून्यांक ज्ञात कीजिए, या फिर निम्न वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस मूल को ज्ञात करने की तीन विधि होते हैं। तीन विधि कौन कौन सा? एक होता है मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर, इसको इसका कुछ हिस्सा आपने अध्याय 1 में भी पढ़ के रखा था। मैंने आपको बोला भी था कि जब हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे तो लगभग ऐसा मिला हुआ आपको कुछ मिलेगा वहां पे। तो अच्छी बात है, हमने अध्याय 1 में बहुत सारा चीज सीख लिया था, अब उसी से ही आगे का भी और सीख लेंगे। तीन तरीके से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है मध्य पद को तोड़कर मूल को ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना। एक ही तरीका होता है क्या? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका होता है क्या? सूत्र विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये जो मूल ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसी को बोल देगा क्या? हल कीजिए भी लिख देता है। हल कीजिए, जब प्रश्न लिखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, जब मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसको हम तीन तरीके से ज्ञात करते हैं। एक तरीका होता है मध्य पद को तोड़कर, एक तरीका ये है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करके, और एक हम उसको सूत्र विधि से हल कर कर ज्ञात कर सकते हैं। तीनों में से ये जो पूर्ण वर्ग विधि है, अब तक 10 साल में एक ही बार पूछा गया है, तो इस विधि को अगर हम छोड़ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े प्रश्न में अथवा में रहता है प्रश्न। ये जो मूल ज्ञात करने वाला प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न में रहेगा, इसके अथवा में एक प्रश्न होगा। तो अगर हम इस विधि को ना पढ़े, हम केवल मध्य पद को पढ़े और केवल सूत्र विधि को ही पढ़े, तो भी आपका बन जाएगा। अगर गलती से ये पूर्ण वर्ग विधि पूछ भी देता है, तो इसके अथवा में आपके पास दूसरा प्रश्न होगा। इस प्रश्न को न के बराबर पूछता है किसको? मध्य पद को तोड़कर, और सूत्र विधि से ही ज्यादा पूछता है। लगभग 98% केस में यही दोनों देखा गया है। अब देखिए, जब मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, अगर वो लिख देता है कि निम्न वर्ग समीकरण को मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए, तो अब आपको मध्य पद को तोड़कर ही हल करना होगा, क्योंकि उसने प्रश्न में लिख दिया है कि मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए। अगर प्रश्न में लिखा है कि सूत्र विधि से हल कीजिए, तब आपको सूत्र विधि से ही हल करना होगा। अगर लिखा होगा कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तब आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना होगा। अगर तीनों में से किसी का भी नाम नहीं लिखा है, वो केवल इतना ही लिख के छोड़ दिया है कि निम्न वर्ग समीकरण को हल कीजिए, या फिर निम्न वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, या फिर निम्न वर्ग समीकरण का शून्यांक ज्ञात कीजिए, तब आपका मन कि आप तीनों विधि में से जिस भी विधि का प्रयोग करके गणित को बनाना चाहते हो, बना सकते हो। पर अगर उसने नाम लिख दिया, तीनों में से किसी भी एक का नाम उसने लिखा, तब आपको क्या करना होगा? उसी विधि से ही गणित बनाना होगा। विधि का नाम नहीं लिखा है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आपके फेवर में। आपको जो विधि सरल लगता है, आप उस विधि से गणित को बना सकते हैं।
पर विधि का नाम अगर उसने लिख दिया तब तो आपको उसी विधि से ही क्या करना होगा, गणित को बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मध्य पद को तोड़कर है और सूत्र विधि है, अगर वो किसी भी विधि का नाम नहीं लिखता है तो आपका मन कि आप उसको किस विधि से बनाना चाहते हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि तीनों में से सबसे सरल ये होता है क्या, सूत्र विधि से। इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल एक सूत्र आपको याद रखना होता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है क्या है, सूत्र विधि, यानी सूत्र का प्रयोग कर कर क्या करना होगा, गणित को बनाना होगा। तो एक सूत्र लिखना होगा, उस सूत्र में मान रखना है और फिर हल करते जाना है, तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। चलिए जब पढ़ेंगे एक एक करके सबको सीखेंगे, मध्य पद को भी सीखेंगे और सूत्र विधि से हल करना भी हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अब तक देखिए, अब तक आपके पास एक वर्ग समीकरण होता था, इसी वर्ग समीकरण से मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते थे, विभेदक और विविध कर मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करते थे। अभी वो प्रश्न को उल्टा कर देगा। कैसे उल्टा करेगा, इसमें वर्ग समीकरण होता था और ये सब चीज ज्ञात करना होता था, अभी उल्टा ये करेगा कि एक टाइप का प्रश्न वो क्या दे देगा, मूल दे देगा आपको, और उस मूल से आपको क्या बनाना होगा, फिर वर्ग समीकरण बनाना होगा। अभी देखिए यहाँ वर्ग समीकरण होता था, उससे मूल ज्ञात करते थे, अभी मूल दे देगा, इससे बनाना होगा क्या आपको, वर्ग समीकरण। एक उल्टा और क्या देगा, मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा, मूलों का योगफल एवं गुणनफल वो दे देगा, इससे आपको क्या बनाना होगा, फिर वर्ग समीकरण बनाना होगा। उल्टा प्रश्न होगा, एक बार वर्ग समीकरण देगा, उससे मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना होगा और मूल ज्ञात करना होगा, साथ ही साथ ये दोनों भी ज्ञात करना है, विभेदक और मूलों की प्रकृति। एक बार ये ऐसा प्रश्न देगा कि आपके पास मूल दिया हुआ होगा, इससे वर्ग समीकरण बनाना होगा, और एक बार मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होगा, इससे वर्ग समीकरण बनाना होगा। कुल मिलाकर मूल ये 6 रूप का प्रश्न आपको पढ़ना है, 6 टाइप का प्रश्न पढ़ना है, और फिर इससे भी संबंधित 1-2 प्रश्न और होगा जिसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें भी आपको लिखित प्रश्न पढ़ना है, जैसे अध्याय 2 में आपने पढ़ा था। अध्याय 2 में आप देखते थे कि पहले आपको क्या करता था, वो रैखिक समीकरण बनाया देता था, फिर हम उसको हल करते थे, आपका मन जिस भी विधि से करने का होता था, अगर विलोपन विधि से हल करने का होता तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन बोले तो प्रतिस्थापन विधि। लेकिन जब वो प्रश्न को रैखिक समीकरण बनाया ना देकर वो क्या करता था, लिखित में देता था, तो लिखित को पहले समझना होता था, वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करने के बाद हमें 2 रैखिक समीकरण मिलता था, फिर उस रैखिक समीकरण को हम किसी भी विधि से क्या करते थे, हल कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार अध्याय 3 में भी आपको वर्ग समीकरण, पहले तो ऐसे बनाया वर्ग समीकरण दिया जाएगा, उसको हमें हल करना होगा, इसके बाद वो लिखित प्रश्न के रूप में देगा, उस प्रश्न को आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, समझने के बाद वो जैसा बोल रहा है वैसा करना है, करने से आपको क्या मिलेगा, वर्ग समीकरण मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण मिल गया, फिर हम उसको अपने मन से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो मध्य पद को तोड़कर हल कर लेंगे, या फिर पूर्ण वर्ग, या फिर क्या कर लेंगे, सूत्र विधि से हल कर लेंगे। चलिए एक टाइप का प्रश्न आज सीख लेते हैं, फिर बारी बारी से मैं सबको सिखाते जाऊंगी। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। मान लीजिए यही प्रश्न है आपके पास में, ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण भी लिख सकता है, द्विघात समीकरण भी वो लिख सकता है कि ये जो वर्ग समीकरण है, कौन सा वर्ग समीकरण, आपके बोर्ड पर ही लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है। छोटे प्रश्न के रूप में नहीं पूछता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछ देता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसका मन कि वो प्रश्न को कौन सा रूप देना चाह रहा है, कि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दे रहा है 1 नंबर के प्रश्न में कि 2 नंबर के में, लेकिन आना तय है, इतना पता है कि मूलों का योगफल और गुणनफल का प्रश्न आता ही आता है। अब देखिए प्रश्न अगर ऐसा हुआ आपके पास में, क्या है प्रश्न, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण 3x² - 4x + 5 = 0 का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए
किसका योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है? इस वर्ग समीकरण का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग पहले लिख लेते हैं। मूलों का योगफल का सूत्र होता है क्या? -b/a। स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल लेटर में नहीं, -b/a। और एक होता है क्या? मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। छोटा सा सूत्र है पर बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस सूत्र में माइनस लगा है, इस सूत्र में माइनस नहीं लगा है। कई बार बच्चे इसमें माइनस के बजाय इसमें माइनस लगा देते हैं। कई बार उन लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जो बटे के नीचे नीचे में ए दिख रहा है वो लिखते समय क्या लिख देते हैं? ऊपर में ए नीचे में बी। इसमें ऊपर में ए नीचे में सी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जहाँ योगफल लिखा, योग यानी जोड़, इसी के में जोड़ वाले में माइनस का चिन्ह लगा है, घटाव का। गुणनफल वाले में यहाँ सामने में कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है और दोनों के बटे के नीचे में क्या है? ए लिखा हुआ है। अब देखिए ये इसका सूत्र है, किसका? मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र है। मूलों का योगफल और गुणनफल याद करना है तो इसमें सूत्र जितना भी आप पढ़ोगे, विभेदक पढ़ोगे, मूलों की प्रकृति पढ़ोगे, मूल याद करना पढ़ोगे, फिर जब मूलों के योगफल और गुणनफल से वर्ग समीकरण बनाओगे और मूल से वर्ग समीकरण बनाओगे, सभी में आपको क्या करना होगा? सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र लिखना है, मान रखना है और हल कर देना है। सरल है पाठ, लेकिन महत्वपूर्ण पाठ है। छोटा प्रश्न भी पूछेगा, बड़ा प्रश्न भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा। देखिए जब हम सूत्र को लिखेंगे तो हम लोग पढ़ते पढ़ते ये चीज जान गए हैं कि जब सूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें मान रखना होता है। जो भी चर राशि होता है उस राशि का मान को रखकर गणित को बनाना होता है। तो जब हम इस सूत्र को लिखेंगे, क्या? मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a। इस सूत्र को लिखेंगे तो यहाँ हमें मान रखना होगा। किसका मान रखना होगा? जो भी चर राशि है। तो देखिए कौन कौन सा दिख रहा है? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा? ए का, बी का और सी का क्या करना होगा? मान रखना होगा और फिर गणित को बनाना होगा। अब ये प्रश्न है, ये है वर्ग समीकरण, ये इसमें कहीं पे भी हमें ए ना दिख रहा है, ना तो बी दिख रहा है और ना ही सी दिख रहा है, और मान रखना है ए का, बी का और सी का। तो ये आखिर में ए, बी और सी मिलेगा कहाँ से? तो देखिए कहाँ से मिलेगा आपको? ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये है सूत्र, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला काम देखिए, जब हम सूत्र लिखेंगे मान रखना पड़ेगा, तो ये मान मिलेगा कहाँ से? पहला काम है वो मान को ढूंढना। कहाँ से मिलेगा? तो देखिए जो वर्ग समीकरण दिया है, कौन सा वर्ग समीकरण दिया है हमारे पास? वर्ग समीकरण है क्या? 3x का घात 2 - 4x + 5 = 0। इस वर्ग समीकरण का हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ax का घात 2 + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब देखिए आखिर हम इससे तुलना कर क्यों रहे हैं? तो ये जो दिख रहा है ये वर्ग समीकरण का क्या है? मूल रूप है। इस मूल रूप के साथ जो भी वर्ग समीकरण आपके प्रश्न में होगा, सभी प्रश्न में जितने टाइप के हम प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, सभी प्रश्न में आपको तुलना करना होगा। तुलना करके आपको क्या करना है? पहले ए का, बी का और सी का मान ढूंढना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न में सूत्र का प्रयोग होने वाला है, सभी सूत्र में यही ए, बी और सी मिलने वाला है आपको। तो ये ए, बी, सी मिलता कहाँ से है? जब हम जो भी वर्ग समीकरण दिया है इसको हम वर्ग समीकरण के मूल रूप से तुलना करते हैं वहां से। अब देखिए बच्चा एक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ प्लस क्यों लिखा? यहाँ कहीं भी कुछ भी हो, यहाँ माइनस हो कि यहाँ माइनस हो कि यहाँ प्लस हो कि यहाँ प्लस हो, यहाँ कोई भी चिन्ह लगा हो, आपको यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का ही चिन्ह लगाना है। अब देखिए तुलना कैसे करेंगे? तुलना करते समय शुरू वाले पद का तुलना शुरू वाले के पद के साथ करना होगा, द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद के साथ और तृतीय पद का तुलना करना है आपको तृतीय पद के साथ में। तो जब हम शुरू पद का तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ए की जगह पर क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इस 3 के सामने में यहाँ कौन सा चिन्ह है?
तो हम जानते हैं कि यहाँ सामने में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, यानी प्लस का चिन्ह लगा है। प्लस शुरू में होने से उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह को नहीं लिखा गया है। जब हम द्वितीय पद का तुलना करेंगे द्वितीय पद से, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर +3 नहीं लिखा, प्लस नहीं लिखा। अब द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद से करेंगे तो हम देख रहे हैं कि b के जगह पर क्या लिखा है, -4। ध्यान यहाँ यही रखना है कि आपके पास में यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, पर जिसके सामने में माइनस है उस माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। और जब तृतीय पद का तुलना हम कर लेंगे तो हमें मिलेगा c का मान कितना, 5। अब तीनों मान मिल गया, a का, b का और c का। अब कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र को लिखना है और हल कर देना है। सूत्र हमारा क्या है, मूलों का योगफल बराबर क्या है, -b/a। हल करेंगे तो सूत्र में माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उसके बाद b के जगह पर b के मान को रखेंगे, तो b का मान कितना है, -4। देखिए बच्चा यही कंफ्यूज होता है, वो ये एक तो माइनस लिख के छोड़ देता है, क्यों, उसको लगा कि मैंने तो माइनस लिख दिया। तो ये जो माइनस है ये तो सूत्र का माइनस है, उस माइनस को हमने लिखा, पर b के मान में जो माइनस है उस माइनस को भी तो आपको लिखना है, एक माइनस को कैसे छोड़ दोगे। अब देखिए 2 माइनस हो गया तो हम करेंगे क्या, इसको कोष्टक में लिख देंगे और फिर बटे के नीचे में है a का मान है कितना, 3, तो हमने लिख दिया 3। अब इसको हल करेंगे तो कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। अब प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू में प्लस है, तो बटे में कितना मिला, 3 मिला। अगर संख्या कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान हमारे पास क्या है, 5, और फिर बटे में क्या है, a का मान कितना है हमारे पास में, 3। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या है, उत्तर है क्या, 5/3। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है, केवल आपको सूत्र लिखना है और मान रखकर हल कर देना है। सूत्र को याद रखना है कि इसमें है -b/a और इसमें क्या है, c/a। और ये a b c कहाँ से मिलेगा, जब हम तुलना करेंगे किससे, वर्ग समीकरण की मूल रूप से, तो हमें a का, b का और c का मान मिल जाएगा। a का, b का, c का मान मिल गया तो उस मान को हम सूत्र में लिखेंगे और फिर हल कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और समझा दे रही हूँ आपको, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप के प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद मान लीजिए प्रश्न है आपके पास में आया हुआ प्रश्न है, देखिए कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। अगर आपके पास प्रश्न है 3x का घात 2 प्लस 7x, 7x है और फिर प्रश्न क्या है, प्लस यहाँ पर है a, इसका क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए एक एक करके हल करते हैं। क्या प्रश्न है, प्लस 7x और फिर प्लस 1, यहाँ प्लस 7x। तो देखिए पहला काम है तुलना करने का, इसीलिए मैंने प्रश्न को मिटाया नहीं, क्योंकि प्रश्न तो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, बस वर्ग समीकरण बदल गया। अब आपके पास में वर्ग समीकरण है 3x² + 7x + 1 = 0। इसका जब हम तुलना करेंगे इसके साथ में तो a का मान मिलेगा कितना, 3, b का मान कितना होगा, 7 और c का मान कितना हो जाएगा, 1। प्रथम पद का तुलना प्रथम पद के साथ, द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद के साथ, तृतीय पद का तुलना तृतीय पद के साथ में। अब देखिए सब ही प्लस में है तो उस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसमें माइनस होगा उस माइनस को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान मूलों का योगफल का, मूलों का योगफल, इसके लिए सबसे पहले सूत्र को लिख लेंगे। हमारा सूत्र होगा -b/a। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख लिया, b की जगह पर b का मान लिखना है 7, बटे में a की जगह पर a का मान लिखना है कितना, 3। अब देखिए यहाँ पर एक ही माइनस है तो ये माइनस रहेगा,
पिछले प्रश्न में 2 माइनस था तो कोष्टक हटा था तो माइनस माइनस प्लस बन गया था। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वैसा ही रहने देंगे। और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? c बटा a। c का मान है 1 और a का मान है कितना? 3। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही लिखना है। यहाँ अंश में c का मान है 1, अंश में कितना मिला? 1 मिला, हर में कितना मिला? 3 मिला है। तो आप इसको गलती से खाली 3 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चा एक बार यहाँ पे कंफ्यूज होगा। क्या कंफ्यूजन होगा उसको? कि इसको 3 लिख देते हैं। कई बार मैं देखी हूँ बच्चे के कॉपी में ऐसा वो करते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। क्यों 3 लिखते हैं? क्योंकि उसके दिमाग में सेट रहता है क्या कि हर में 1 होने से तो उसको लिखते नहीं है। हर में 1 होने से अगर किसी प्रश्न में उत्तर ऐसा मिला 3/1 तो ये हर में 1 है। इस हर में 1 होने से उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तब की स्थिति में उत्तर कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर अंश में 1 होगा तो उस 1 को आपको लिखना होगा, ये अनिवार्य होता है लिखना। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/3। किसमें 3 होता है? जब हर में हमारा क्या होता है? 1। 3/1 होने से हम उसको 3 लिख सकते हैं। तो ये था आपके मूलों का योगफल एवं गुणनफल का प्रश्न। कटेगा तो काट लेंगे। देखिए एक आपने अभी ऐसा पढ़ा था कि 2 ऋण चिन्ह आपको ऐसा मिल गया था, तो इसको हटा के हमने क्या किया था? माइनस माइनस प्लस लिख दिया था। किसी प्रश्न में आपको ऐसा भी मिल सकता है -5 बटे में -3। तो देखिए जब ऐसा मिलेगा तो अंश और हर दोनों में माइनस होने से दोनों माइनस आपस में कट जाता है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आपको कंडीशन याद रखना पड़ता है कि अगर देखिए 2 माइनस चिन्ह है तो 2 चिन्ह को एक जगह पे लिख नहीं सकते हैं, उसको कोष्टक में लिख दो। फिर कोष्टक को हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। किसी प्रश्न में ऐसा मिल गया कि अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस, तो अंश और हर दोनों माइनस होगा तो दोनों माइनस आपस में कट जाएगा। और अगर संख्या भी कटेगा तो काट लेंगे, संख्या नहीं कटेगा तो उसको वैसा ही लिख देंगे। किसी प्रश्न में अगर ऐसा मिल गया कि बटे के नीचे में 1 मिल गया तो बटे के नीचे में 1 होने से उत्तर में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप उत्तर में कितना लिख सकते हो? खाली 3 ही लिख सकते हो। पर अगर ऐसा मिला 1/3 मिला तो आपको 1/3 ही लिखना पड़ेगा। किसी प्रश्न को बनाया आपने, मान लो मिला ऐसा 5/-3, तो इसको लिखते समय हम क्या लिखेंगे? माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं। अगर नीचे में होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? हर में होगा तो अंश में लिखेंगे। इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कैसा मिल रहा है। देखिए पिछले प्रश्न में ऐसा मिला था 2 माइनस, अभी तो ठीक है 1 ही माइनस है, पर हो सकता है कि किसी प्रश्न में ऐसा मिल जाए। मिलेगा क्योंकि मेरे को मालूम है, मैंने सभी प्रश्न को बना के देखा है, पढ़ाया है, समझाया है, तो मेरे को मालूम है कि मिलना ही मिलना है। कैसा कैसा मिल सकता है? ये कैसा मिल सकता है कि दोनों में अंश में ही दोनों माइनस हो। देखिए पिछले प्रश्न में अंश में ही दोनों माइनस था, बटे के नीचे में कोई संख्या था, तो जब दोनों माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस बन गया था। कुछ प्रश्न में ऐसा मिलेगा कि अंश और हर दोनों में माइनस होगा, आप उसको काट पीट के दोनों माइनस कट जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। किसी प्रश्न में ऐसा मिलेगा कि बटे के नीचे में मिल जाएगा, तो बटे के नीचे में मिलेगा तो आप उसको कहाँ पर लिखेंगे? अंश में लिखेंगे। हर में होगा तो उसको अंश में लिखेंगे, नीचे एक लाइन और बढ़ा के। और किसी प्रश्न में अगर ऐसा मिला बटे में 1 मिला तो बटे के नीचे के 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये क्या था? मूलों का योगफल एवं गुणनफल। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? विभेदक पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मूलों की प्रकृति पढ़ना है। विभेदक और मूलों की प्रकृति एक ही जैसा प्रश्न है, उसको मैं एक ही साथ एक ही क्लास में समझाऊंगी, इसीलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है, केवल सूत्र को याद रखना है, मान रख देना है। तुलना करके सबसे पहले a का, b का, c का मान ज्ञात करना है। चाहे आप विभेदक ज्ञात कीजिए, चाहे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, चाहे मूल ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या बनेगा आपका कि हम तुलना करके a का, b का और c का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद सबके लिए अलग अलग सूत्र होगा, उस सूत्र में मान रखकर हम क्या करेंगे? गणित को बनाते जाएंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
ऐसा ही छोटा छोटा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही आप देखिएगा बहुत सारा रिपीटेड प्रश्न को पूछते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। वो 2-3 साल पुराना जो प्रश्न होगा उसको फिर से रिपीट कर देगा। अभी कुछ ही दिनों में आपका त्रैमासिक तिमाही परीक्षा चालू हो जाएगी, हफ्ते भर में, कल परसों से ही हो सकती है। तो आप देखिएगा प्रश्न आया हुआ प्रश्न को फिर से रिपीट करेगा। तो हमें भी वही काम करना है। हमें करना क्या है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी प्रश्न को बार बार पढ़ना है ताकि हमसे गलती मत हो जाए, हम उसको गलत ना करें। क्योंकि देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। 2-2 नंबर से ही आपका 75 नंबर होगा। आपका जो होगा थ्योरी एग्जाम वो 75 नंबर 75 का होगा, और बाकी 25 का आपका क्या एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट परीक्षा होगा, प्रोजेक्ट एग्जाम होगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा। और मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।